हेलो एवरीवन। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ के इंडिकेटर्स देखेंगे। तो बेसिकली हम 4 इंडिकेटर्स देखने वाले हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ के। मेनली जो भी क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, वो या तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर से आते हैं, या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, या जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, या फिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इनके अलावा भी 2-3 माइनर इंडिकेटर्स हैं, उनको भी हम देख लेंगे, पर इन 4 इंडिकेटर्स को हम डिटेल में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो शुरू करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको किसने बनाया? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया है UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो UNDP ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाया इन 1990, ओके। एंड UNDP मेड दिस बाय अ टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट, ओके। UNDP मेड दिस इंडेक्स through a team of economists led by Professor महबूब उल हक, ठीक है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को UNDP ने बनाया 1990 में, एंड इट वाज लेड बाय प्रोफेसर महबूब उल हक, ठीक है। अब देखिए, ये जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, तो जो भी HDI की जो भी रैंकिंग या वैल्यूज़ होती हैं अलग अलग कंट्री के लिए, इनको UNDP पब्लिश करता है HDR में, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ओके। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये एक इंडेक्स है, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ को मेज़र करता है। कैसे, वो हम देखेंगे। तो अलग अलग देशों की क्या ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेटस है, वो HDI मेजर करता है, और इसे UNDP ने बनाया था 1990 में बाय ए टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट विच वाज लेड बाय प्रोफेसर महबूब उल हक, और UNDP इसे पब्लिश करता है HDR में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे कैलकुलेशन करता है, कैसे ये दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ की जो भी क्या लें कि ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल है, उसको कैसे मेजर करता है, ओके। तो देखिए, तो बेसिकली ये जो HDI है, ये 3 डायमेंशंस में डेवलपमेंट को मेजर करता है। तो पहले हम बना लेते हैं कि ये 3 डायमेंशन पे फोकस करता है, ठीक है। पहला डायमेंशन है हेल्थ, ओके। और फिर दूसरा डायमेंशन है नॉलेज, या इसको आप, ठीक है, नॉलेज, या आप इसको एजुकेशन भी कह सकते हैं, नॉलेज या एजुकेशन जो भी कह लें, ठीक है, नॉलेज या एजुकेशन। और तीसरा डायमेंशन है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करते हैं बाय ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ओके, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, बट दिस पर कैपिटा इनकम इज इन टर्म्स ऑफ PPP, विच इज परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। तो बस
परचेजिंग पावर पैरिटी ये करेंसी के वर्थ को मेज़र करने का या उसके एक्सचेंज रेट को कंपेयर करने का एक मेथड है। दूसरा मेथड मार्केट एक्सचेंज रेट होता है। ये सब मैं बाद में बता दूंगा, बस आप यहाँ समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम कंपेयर कर रहे हैं बाय पर कैपिटा इनकम, और ये पर कैपिटा इनकम हम परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो डायमेंशन हो गए। ठीक है, अब देखिए कि इन डायमेंशन के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी देश की लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब उस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है या वेलबींग कितना है, ठीक है, अगर ये चेक करना है तो हेल्थ के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर हो सकते हैं। लाइक चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट वहाँ कैसी है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कैसी है, डिजीज स्प्रेड कैसा है, ठीक है, वहाँ न्यूट्रिशन लेवल कैसा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है। तो ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मतलब HDI में जो इंडिकेटर लिया जाता है वो सिर्फ एक इंडिकेटर होता है जिसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ। उसी तरह से एजुकेशन के अंदर भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं, लेकिन जो हम यहाँ इंडिकेटर्स लेंगे वो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लेंगे। ठीक है, और बाकी मैंने बता ही दिया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। तो डायमेंशन हो गया। ओके, अब इन डायमेंशंस के लिए हम इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन डायमेंशन के लिए हम इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे। अब इंडिकेटर्स के लिए, इन इंडिकेटर्स के लिए हम वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वैल्यूज, तो एक तो मिनिमम वैल्यू होगा और दूसरा मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, मिन वैल्यू एंड मैक्स वैल्यू, और फाइनली जो लास्ट कॉलम होगा वो है डायमेंशन इंडेक्स वैल्यू की। ठीक है, फाइनली ये होगा डायमेंशन इंडेक्सेस का, डायमेंशन इंडेक्सेस या डायमेंशन इंडेक्स वैल्यूज। ठीक है, डायमेंशन इंडेक्सेस या इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। ओके, तो देखिए हेल्थ डायमेंशन के अंदर जैसे मैंने कहा ना कि एक डायमेंशन अगर हमने हेल्थ लिया तो यहाँ बहुत सारे इंडिकेटर्स हो सकते थे, लेकिन चूंकि ढेर सारे इंडिकेटर्स पे डेटा कलेक्शन आपको डिफ़िकल्ट होता है, उसका स्टैटिस्टिकल्स मेजर्स डिफ़िकल्ट होते हैं, इसीलिए हम कम से कम इंडिकेटर्स पे इन चीज़ों को कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो हेल्थ के अंदर जो इंडिकेटर होता है सेलेक्ट करते हैं वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ। लाइफ ठीक है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 20 और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 85। ठीक है, ये 20 ईयर्स है और ये 85 ईयर्स है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात कर लें नॉलेज एजुकेशन के लिए तो इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। देखिए लेक्चर लंबा होगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि ये इंडिकेटर एक्सप्लेन करना ही अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो हम मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लेंगे। ठीक है, अब यहाँ मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दो तरह का होगा। ठीक है, पहला तो हम उन लोगों के मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी उन लोगों का लेंगे जो 25 साल से बड़े हैं। ठीक है, तो जो भी लोग एडल्ट हैं या जिनकी एज 25 ईयर्स या उससे ज़्यादा है उनकी हम एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि इसका मतलब ये है कि भारत में अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो ये कह रहा है कि इंडिया में जो भी लोग 25 साल या 25 साल से ज़्यादा के अभी हैं उन्होंने कितने साल स्कूल अटेंड किया है, यानी भारत में जो भी लोग 25 साल या उससे बड़े हैं उन्होंने टोटल कितने साल एजुकेशन लिया है। ठीक है, उसी तरह से जो लोग इंडिया में अभी 25 साल से कम उम्र के हैं, ठीक है,
जो लोग 25 ईयर से लेस हैं उनका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, ठीक है। तो अब देखिए, जाहिर सी बात है कि जो 25 साल के हैं या उससे बड़े हैं, यानी ये पुराने लोग हैं, तो इनकी जो स्कूलिंग रही होगी वो कम रही होगी। और जो अभी की युवा पीढ़ी है जो 25 साल से कम है या जो अभी जो बच्चे हैं, ये जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा साल स्कूल्स जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, बाकी सारा चीज़ वही रहेगा। यानी जो 25 साल से कम है हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लगभग ऑन एन एवरेज वो इतने साल स्कूल जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ओके। अब मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0, और मैक्सिमम 15, क्योंकि मैंने कहा कि जो लोग पुराने हैं जाहिर सी बात है उनकी एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग या एवरेज एजुकेशन कम होगा, और जो 25 से कम हैं जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा एजुकेशन करेंगे। तो इनकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 18 साल, ठीक है। ये 15 ईयर्स और ये 18 ईयर्स, ठीक है। यानी अगर कोई व्यक्ति भारत में जो भी 25 साल से बड़ा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिया में 60 साल का है और वो एक भी साल एजुकेशन नहीं लिया है स्कूल में, तो उसकी जो वैल्यू होगी 0 होगी। और मैक्सिमम अगर वो 15 साल स्कूल किया है या फिर जो लोग अभी 25 साल से कम हैं उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 18 साल, यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैक्सिमम ऑन एन एवरेज 25 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो लोग 18 साल के आसपास ऑन एन एवरेज पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बाकी ये तो डायमेंशन के इंडेक्स वैल्यूज़ के लिए है। उसी तरह से अब यहाँ आ जाते हैं, पेन का करेक्शन चाहते हैं, नहीं ग्रीन करते हैं, ओके। अब जीएनआई पर कैपिटा इनकम में, ठीक है, सॉरी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम इंडिकेटर क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं पर कैपिटा इनकम, लेकिन ये पर कैपिटा इनकम क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम। तो जीएनआई पर कैपिटा, ठीक है, यानी हम पर कैपिटा इनकम ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, $100, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, $75,000। यानी कि अगर किसी देश में पर कैपिटा इनकम $75,000 है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैक्सिमम है, ओके। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर कोई किसी देश के पर कैपिटा इनकम $75,000 है तो ये इतना सारा पैसा होता है कि इसमें व्यक्ति अपने सारी जो भी मटेरियल थिंग्स हैं उनको फुलफिल कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम चोजन वैल्यू, ओके। और ये इंडेक्स वैल्यूज हो गए, ठीक है। तो सवाल आता है कि अब इंडेक्स वैल्यूज को हम क्या लिखेंगे। तो चूंकि देखिए अब ये डायमेंशन इंडेक्स वैल्यू, तो हेल्थ के लिए इंडिकेटर क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स वैल्यू, LEI। यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेके जो इंडेक्स वैल्यू है उसको हम LEI कहेंगे, ठीक है। और जो एजुकेशन को लेके इंडेक्स वैल्यू आएंगे हम उनको एजुकेशन इंडेक्स वैल्यू कहेंगे। और जो ग्रॉस नेशनल इनकम यानी पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, GNI पर कैपिटा जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पर कैपिटा इंडेक्स वैल्यू, या कह लीजिए कि GNI पर कैपिटा इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। पर कैपिटा GNI पर कैपिटा इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा चार्ट। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ इंडिया का, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है, लेट मी चेंज द कलर, वो है 68.8 ईयर्स, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ऑन एन एवरेज, ठीक है, 68.8 ईयर्स है, 68.8 ईयर्स, ठीक है। और हमारे भारत में जो 25 साल से बड़े उम्र के लोग हैं उनकी जो एवरेज जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है या एजुकेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.4 ईयर्स है। और जो लोग अभी 25 साल से कम उम्र के हैं जिनसे उम्मीद की जा रही है कि वो जो उनसे एक्सपेक्टेड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, ठीक है, वो
अप्रॉक्सीमेटली 12.3 है, ठीक है, 12.3 ईयर्स। और अगर हम इंडिया की पर कैपिटा इनकम की बात करें इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, तो इट इज समवेयर $7,900, ओके, अप्रॉक्सीमेटली $8,000, ओके। सो ये इंडिया की पर कैपिटा इनकम है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। अब हम देखते हैं कि ये जो डायमेंशन इंडेक्स वैल्यूज हैं, लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स वैल्यू, एजुकेशन इंडेक्स वैल्यू, जीएनआई पर कैपिटा इंडेक्स वैल्यू, इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला देखेंगे हम। ओके ओके, ठीक है। तो ओके, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला टू कैलकुलेट डायमेंशन इंडेक्स वैल्यू। DIV का मतलब है डायमेंशन इंडेक्स वैल्यू। हम इनको कैसे निकालेंगे, जो भी एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू फॉर दैट इंडिकेटर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू फॉर दैट इंडिकेटर माइनस मिनिमम वैल्यू फॉर दैट इंडिकेटर, ठीक है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें इंडिया के लिए अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, अगर हमें इंडिया के लिए LEI लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स वैल्यू निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला के हिसाब से हमारे इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो एवरेज वैल्यू है वो कितना है, 68.8 ईयर्स, ओके। मिनिमम वैल्यू क्या थी इस इंडिकेटर के लिए, 20 ईयर्स थी। इस इंडिकेटर के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 85 ईयर्स थी, मिनिमम 20, ठीक है। अब आप देखिए कि किसी भी डायमेंशन में जब भी हम डायमेंशन इंडेक्स वैल्यू निकालेंगे, तो किसी भी डायमेंशन के इंडिकेटर की जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसके मैक्सिमम वैल्यू से यूजुअली कम होगी, क्योंकि अगर 85 ईयर्स अगर मैक्सिमम वैल्यू रखा गया है, तो ये उन देशों को अकाउंट करके रखा गया है जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज 85 ईयर्स है। तो ये ऑलरेडी बहुत, मतलब जो भी HDI रैंकिंग में नंबर 1 नंबर 2 पे आते होंगे, उनकी भी वैल्यू 85 से स्लाइटली कम होगी या इसके अराउंड होगी, ओके। इसीलिए आप देखिए कि चूंकि डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम वैल्यू है हमेशा एक्चुअल वैल्यू से बड़ा होगा, इसीलिए जो न्यूमरेटर आएगा, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, ठीक है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। तो यहाँ इंडिया के केस में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली है 0.75, अप्रॉक्सीमेटली 0.75। और हमेशा याद रखिएगा कि जो भी डायमेंशन इंडेक्स वैल्यू होगा ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू से कम होगी इंडिकेटर के, इसीलिए जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। इसीलिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की जो वैल्यू आएगी ये 1 से छोटी होगी, ठीक है, ओके। इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। तो अगर ये 1 से छोटी है तो दिस वैल्यू विल बी समवेयर बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। तो इंडिया के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स वैल्यू क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 0.75 है। उसी तरह से अगर आप इंडिया के लिए एजुकेशन की इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, एक्चुअल वैल्यू कितना है, अगर मान लीजिए चूंकि यहाँ पे 2 सब डिवीजन थे, तो पहला हम क्या करेंगे, पहले के लिए अगर हम इस वाले के लिए इस इंडिकेटर के लिए लेते हैं ऊपर वाले सब डिवीजन के लिए, तो एक्चुअल वैल्यू 6.4 है, मिनिमम वैल्यू 0 है, तो 6.4 माइनस 0 अपॉन 15, मतलब इन डिनोमिनेटर 15 माइनस 0, तो क्या आएगा 6.4 डिवाइडेड बाई 15, और यहाँ क्या आएगा 12.3 डिवाइडेड बाई 18। और ये जो भी वैल्यूज आएंगे अब उनका अगर ज्योमेट्रिक मीन ले लेते हैं तो वो EI हो जाएगा, ठीक है। और अर्थमेटिक मीन लेने के लिए मैंने क्यों मना किया मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो हम इतना समझ गए, तो अभी तक हमने क्या समझा, ओके वेट, अभी तक हमने समझा कि जो भी
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, यानी हम जो कंट्रीज़ के डेवलपमेंट लेवल को मेजर कर रहे हैं, एक्चुअली उनके डेवलपमेंट लेवल को मेजर करने के लिए हमने एक इंडेक्स बनाई जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। उसमें हमने 3 डायमेंशन चुना, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ के लिए हमने जो इंडिकेटर लिया वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिया। एजुकेशन के लिए जो हमने इंडिकेटर लिया वो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग था या एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग था। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में देख रहे हैं। फिर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, फिर डायमेंशन इंडेक्स वैल्यू। और डायमेंशन इंडेक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको फार्मूला बता दिया, और इंडिया के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स वैल्यू भी निकाल के बता दिया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप जीएनआई इंडेक्स वैल्यू निकालेंगे, ओके, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप जीएनआई इंडेक्स वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जीएनआई इंडेक्स वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आप नेचुरल लॉगरिथम ले लेंगे, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ नंबर्स। तो जो एक्चुअल नंबर है, जो एक्चुअल पर कैपिटा इनकम है कंट्री का, उसका नेचुरल लॉग माइनस नेचुरल लॉग ऑफ $100 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ $75,000 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ $100। नेचुरल लॉग क्यों लेंगे कि देखिए ये नंबर्स बहुत बड़े हैं, ठीक है, तो अगर आप इनका नेचुरल लॉगरिथम ले लेंगे तो ये नंबर्स छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप जीएनआई कैलकुलेट करेंगे तो जो भी कंट्रीज़ के पर कैपिटा इनकम है उनका नेचुरल लॉग माइनस 100 का नेचुरल लॉग डिवाइडेड बाई मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग कंट्री के जीएनआई, उनके पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, जीएनआई पर कैपिटा। अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बताऊँ, देखिए पर कैपिटा इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। यहाँ पे जो नेशनल इनकम की बात हो रही है वो ग्रॉस नेशनल इनकम। तो अगर मैं आपको लिख दूँ कि ये जीएनआई पर कैपिटा, में बार बार क्या कह रहा हूँ, जीएनआई पर कैपिटा क्या होगा, जीएनआई और पर कैपिटा की मैं वैल्यू बोलूँ तो जो देश की टोटल ग्रॉस नेशनल इनकम है उसको उस देश के पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वो पर कैपिटा इनकम आएगी, और उसी को मैं जीएनआई पर कैपिटा कह रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस तरह से अगर हमें हर कंट्री की एक्चुअल लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वैल्यू पता है, उनकी मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड मीन ईयर्स और पर कैपिटा इनकम, इनकी एक्चुअल वैल्यू पता है, तो हम फार्मूले में रख के जो भी डायमेंशन इंडेक्स वैल्यूज हैं उनको निकाल लेंगे। तो फिर फाइनली एचडीआई वैल्यू क्या होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू फॉर दैट कंट्री। उस देश के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, तो वो हो जाएगी उस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स वैल्यू जो आई है, इनटू उस देश के लिए जो एजुकेशन इंडेक्स वैल्यू आई है, और उस देश की जो जीएनआई पर कैपिटा इंडेक्स वैल्यू जो आई है, इनका आपको क्या लेना है, क्यूब रूट, ठीक है। और मैंने इनका क्यूब रूट का मतलब है कि हम इनके ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन तीनों ही इंडेक्स वैल्यूज के ज्योमेट्रिक मीन की, ठीक है। अब हम इनका क्यूब रूट या ज्योमेट्रिक मीन क्यों ले रहे हैं, तो उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ये हमेशा इंटर डायमेंशनल इनइक्वालिटी को लेके सेंसिटिव होता है, ठीक है। इट इज सेंसिटिव टू इंटर डायमेंशनल इनइक्वालिटी, इट इज सेंसिटिव टू इंटर डायमेंशनल इनइक्वालिटी। इससे मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम दो कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये है कंट्री ए, ठीक है, यहाँ पे कंट्री ले लेते हैं, कंट्री ए और कंट्री बी।
कंट्री और यहाँ पे हम उन दोनों की मान लीजिए कंट्री ए की हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स वैल्यू और उनके एजुकेशन इंडेक्स वैल्यू की, हम सिर्फ दो इंडेक्स की वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। कंट्री ए में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट होकर आई 0.1, एजुकेशन इंडेक्स वैल्यू मान लीजिए कैलकुलेट होकर आई 0.9, और वही कंट्री बी है जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी LAI की वैल्यू आई 0.5 और उसकी एजुकेशन इंडेक्स वैल्यू भी है 0.5। अगर हम इनका अरिथमेटिक मीन लेते हैं, ठीक है, पहले हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं, ठीक है, कंट्री ए और कंट्री बी का, ठीक है। तो दोनों के केस में 0.1 प्लस 0.9 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 0.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन कितना आएगा 0.5 और 0.5, ठीक है। यानी कि इन दोनों ही कंट्री की अरिथमेटिक मीन तो बराबर है, लेकिन अगर हम इनके ज्योमेट्रिक मीन निकालें, ओके वेट, अब हम इन कंट्रीज के लिए ज्योमेट्रिक मीन निकाल कर देखते हैं, ठीक है। कंट्री ए और कंट्री बी, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0.1 इंटू 0.9, और यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। तीन वैल्यू होते तो क्यूब रूट होता, दो वैल्यू है तो स्क्वायर रूट होगा। तो अगर आप 0.1 और 0.9, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 0.09, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 0.3, और अगर आप ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 0.25, और अगर उसको आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 0.5। अब आप देखिए कि इन दोनों मतलब कंट्रीज़ के हमने दो इंडेक्स वैल्यू को लिया, और अगर हमने उसका अरिथमेटिक मीन निकाला तो ये दोनों बराबर आए, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन निकाला तो जो कंट्री बी है उसकी वैल्यू ज़्यादा आई है। अब कंट्री बी की वैल्यू ज़्यादा क्यों आई, बिकॉज कंट्री बी में अगर हम देखें तो इन दोनों ही डायमेंशन, अगर आप पहले कंट्री ए को देखें, इनके दोनों डायमेंशन के बीच में कितना डिस्पैरिटी है, कितना डिफरेंस है। एक की वैल्यू 0.1 है, दूसरे की 0.9, यानी इन दोनों डायमेंशन के बीच जो फर्क है वो 0.8 का फर्क है, और यहाँ पे 0 का फर्क है। यानी कि अगर किसी कंट्री के अलग अलग डायमेंशन, मतलब अगर मान लीजिए हम कोई कंट्री लेते हैं, अगर उसके डायमेंशन इंडेक्स वैल्यूज बहुत ज़्यादा एक दूसरे से फ्लक्चुएट करते हैं, अगर डायमेंशन इंडेक्स वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन हमेशा छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब भी डायमेंशन इंडेक्स वैल्यूज में डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, उनमें जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उनका ज्योमेट्रिक मीन उतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो इंटर डायमेंशनल इनइक्वालिटी को लेकर सेंसिटिव होता है। जैसे ये दो डायमेंशन है, इन दोनों डायमेंशन के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो 0.8 की है, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ज्योमेट्रिक मीन के केस में, बिकॉज देखिए इनका जो जो इनका हमने स्क्वायर रूट लिया वो 0.3 है, यानी ज्योमेट्रिक मीन 0.3 आया। तो यहाँ से हम समझ गए कि जो ज्योमेट्रिक मीन है ये इंटर डायमेंशनल इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट कराता है, या उसको सॉर्ट आउट करता है, या उसको लेके सेंसिटिव होता है। इसीलिए जब भी हम अलग अलग कंट्री के इंडेक्स वैल्यू निकालेंगे तो फाइनली जो उनकी HDI वैल्यू है, HDI वैल्यू का हम हमेशा ज्योमेट्रिक मीन लेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। यानी हम अरिथमेटिक मीन नहीं लेंगे, ठीक है, बिकॉज ये याद रखिएगा कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू या ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो हमेशा इंटर डायमेंशनल इनइक्वालिटी, या मैथ के टर्म्स में समझें तो जो भी ज्योमेट्रिक मीन जिन भी नंबर्स का आप ले रहे हैं, अगर उन नंबर्स में डिफरेंसेस हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन छोटा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया की क्या पोजीशन है, यानी इंडिया की HDI वैल्यू कितनी है और इंडिया की दुनिया में रैंक क्या है।
तो अब इंडिया के HDI वैल्यू की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने डायमेंशन इंडेक्स वैल्यू निकालना सीखा और हम डायमेंशन इंडेक्स वैल्यू और ज्योमेट्रिक मीन ले लें तो फाइनली हमें HDI वैल्यू मिल जाएगी। तो इंडिया के लिए जो HDI वैल्यू है, इंडिया की HDI वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली 0.64 है, 0.64 है। ठीक है, और इंडिया के अगर हम रैंकिंग की बात करें, इंडिया के रैंक की बात करें तो 2018-19 में इंडिया की जो रैंक थी दुनिया में वो थी 130 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। ठीक है, और अगर हम 2022 में इंडिया के रैंक की बात करें तो इंडिया के रैंक है 132 आउट ऑफ 191 कंट्री। ठीक है, यानी इंडिया के रैंक ऑलमोस्ट वही है, यानी कि इंडिया की HDI वैल्यू लगभग वही है 0.64, यानी जहां हम 2019 में थे लगभग वहीं हम 2021-22 में भी हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो अगर हम दुनिया के 190 देशों की अगर हम बात करें या 191 कंट्री की बात करें तो दुनिया के 191 कंट्रीज में भारत का जो ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल है वो 132 नंबर पे आता है। तो पहले नंबर पे कौन सी कंट्री हैं, तो वो सारी यूरोपियन कंट्री हैं। ठीक है, लाइक स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया। सो ये वो कंट्रीज हैं जिनका, और नंबर 1 पे है नॉर्वे। ठीक है, नंबर 2 पे है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पे आई थिंक स्वीडन है। तो ये वो कंट्रीज हैं जिनकी HDI वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा एनालिसिस। ठीक है, अब एनालिसिस हम ये करेंगे क्या ये जो हमने HDI जो हमने इंडिकेटर यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए जो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये जो इंडिकेटर बनाया, क्या ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ट्रू इंडिकेटर है या क्या ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है। ठीक है, क्या ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है या आप यूँ कह लें कि क्या ये एक परफेक्ट इंडिकेटर है। तो द आंसर इज नो। वाई नो? बिकॉज देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट हेल्थ है, दूसरा एस्पेक्ट एजुकेशन है, तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, चौथा वेल बीइंग का क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होता है, और वेल बीइंग पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, वेल बीइंग गुड गवर्नेंस पे डिपेंड करता है, वेल बीइंग इस बात पे भी कि वहाँ पे सिविल और पॉलिटिकल लिबर्टीज कैसी हैं। यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है यानी जो वेल बीइंग का एस्पेक्ट है ये बहुत बड़ा है, और हम यहाँ पर HDI में सिर्फ 3 डायमेंशन में इसको मेजर कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, और इन डायमेंशन में भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हो सकते थे, लाइक हेल्थ में मैटरनल मॉर्टेलिटी, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, न्यूट्रिशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ओके, स्प्रेड ऑफ डिजीज, लाइक मेनी थिंग्स, लाइक सैनिटेशन, मेनी थिंग्स। लेकिन हमने विद इन ईच डायमेंशन इंडिकेटर भी बस एक लिए। ठीक है, यानी कि HDI जो है ये परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है, पर हम ये कह सकते हैं इट इज़ ए गुड वे। वाई हम इसे गुड वे क्यों कहते हैं कंट्रीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए? बिकॉज देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये काफ़ी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। ओके, और अगर जब भी हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का क्वांटिफिकेशन करते हैं तो हम उनको कुछ ही पैरामीटर पे क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अप टू रीजनेबल एक्सटेंट। तो अगर हम हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हैं तो वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वहाँ की क्या न्यूट्रिशन, तो वो ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी में रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अगर कहीं पे डिजीज स्प्रेड बहुत ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी, या किसी देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी। यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन 3 पैरामीटर्स भी कह लीजिए कि एक तरह से गुड या फेयर वे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को मेजर करने का, या अलग अलग कंट्रीज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंपेयर करने का। तो इट इज़ ए गुड वे टू एस्टिमेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, बट इट इज़ नॉट ए परफेक्ट मेजरमेंट। ऑलराइट, अब इसके बाद हम देखते हैं कि
अभी हमने देखा कि अभी तो हमने ये देखा कि यूएनडीपी का, ठीक है, यूएनडीपी का हमने देखा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये दुनिया भर के देशों की डेवलपमेंट लेवल को मेजर करते हैं और इसको पब्लिश करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ठीक है, और यूएनडीपी ने इसे 1990 में बनाया था। और मैंने बोला कि हम एचडीआई में ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं जिसकी वजह से इंटर डायमेंशनल इनइक्वालिटी जो होती है वो एडजस्ट हो जाती है, लेकिन विद इन द डायमेंशन अगर एक डायमेंशन के अंदर इनइक्वालिटी है तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो जीएनआई पर कैपिटा है, ठीक है, जीएनआई, जो जीएनआई पर कैपिटा इनकम था वो कितना था, मैंने कहा था अप्रोक्सीमेटली पीपीपी के टर्म्स में $7,900 है। लेकिन सवाल है कि क्या भारत के हर व्यक्ति की एनुअल इनकम $8,000 है? जी नहीं। भारत में बहुत सारे रिच लोग हैं, लाइक जो भी रिच लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम इससे कहीं ज़्यादा है, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन के आसपास लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम इससे कहीं ज़्यादा कम है। यानी इंडिया में हर व्यक्ति की जो पर कैपिटा इनकम है वो इससे बहुत अलग है। किसी की पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, किसी की बहुत हाई है, और पूरी वो एक स्पेक्ट्रम बनेगी, ठीक है। लेकिन हम उस पूरे स्पेक्ट्रम को सिर्फ एक कॉमन नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि जब भी हम एचडीआई को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप देखिए कि विद इन दिस डायमेंशन, अगर हम जीएनआई पर कैपिटा इनकम की बात करें, इस डायमेंशन के अंदर भी ढेर सारी इनइक्वालिटी है, बिकॉज सभी व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम बहुत अलग अलग है। तो सवाल है कि अब हम विद इन डायमेंशन, अगर डायमेंशन के अंदर इनइक्वालिटी है तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए जो इंडिकेटर है, एचडीआई को ही इम्प्रूव करके जो इंडिकेटर बनाया गया उसको हम बोलते हैं IHDI, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ही थोड़ा इम्प्रूव कर दिया गया। तो जब हमने इसको इम्प्रूव कर दिया तो ये बन गया IHDI। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, तो जो मैंने आपको एचडीआई पढ़ाया है उसमें जो भी डायमेंशन इंडेक्स वैल्यूज आपने निकाले हैं, लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, ठीक है, आपने जो एजुकेशन इंडेक्स निकाला और जीएनआई पर कैपिटा इनकम का जो इंडेक्स वैल्यू आपने निकाला था, इन इंडेक्स वैल्यूज को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज क्या है वो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या आपको चेंज करना है, तो इन डायमेंशन इंडेक्स वैल्यूज में आपको इनइक्वालिटी को एडजस्ट करना है, तो वो हो जाएगा इनइक्वालिटी एडजस्टेड डायमेंशन इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो ज्योमेट्रिक मीन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू डायमेंशन इंडेक्स वैल्यूज। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी एडजस्टेड डायमेंशन इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू LEI जो आपने DI से निकाला था, तो ये हो जाएगी। इसी तरह से आप इसकी और इसकी वैल्यू निकाल लें, और फिर इन वैल्यूज़ का अगर आप ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे तो IHDI आपको मिल जाएगा। यानी ये जो फार्मूला है इसको एटकिंसन फार्मूला भी बोलते हैं, ओके, एटकिंसन फार्मूला या मेथड भी कहते हैं। और ये फार्मूला या मेथड विद इन अ डायमेंशन, जो डायमेंशन है उसके अंदर जो इनइक्वालिटी है उसको एडजस्ट करता है, ठीक है। सो विद इन द डायमेंशन हम इनइक्वालिटी को एडजस्ट कर दे रहे हैं, यानी कि जो मैंने एग्जांपल लिया था कि पर कैपिटा के अंदर जो भी डिस्पैरिटीज़ हैं वो इस फार्मूला से एडजस्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर हम GNI को भी ज्योमेट्रिक मीन अपॉन उसके ज्योमेट्रिक मीन डिवाइडेड बाय उसके अरिथमेटिक मीन से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ये इनइक्वालिटी एडजस्टेड डायमेंशन इंडेक्स वैल्यू फॉर GNI हो जाएगा, ठीक है।
और इस तरह से हम तीनों ही डायमेंशन के लिए इनक्वालिटी एडजस्ट कर लेंगे विद इन द डायमेंशन ऑफ इनकी ज्योमेट्रिक मीन IHDI वैल्यू होगी। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के केस में कि IHDI वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें, फॉर इंडिया, ठीक है, फॉर इंडिया देखिए हमने ह्यूमन डेवलपमेंट HDI रैंकिंग की बात की कि 2021-22 में इंडिया की रैंक 132 है आउट ऑफ 191 कंट्री, और जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.64 है। तो अगर हम इंडिया की HDI वैल्यू की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.64 है, और जो हम इंडिया की IHDI वैल्यू है, अब देखिए अगर विद इन द डायमेंशन भी हमने इनइक्वालिटी को एडजस्ट किया है तो ऑब्वियसली जो IHDI नंबर है वो HDI से तो छोटा होगा, तो वो इंडिया के केस में 0.68 हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली। यानी कि हमारे इंडिया में विद इन ईच डायमेंशन जो हम अपनी एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं ना, पर कैपिटा इनकम की या लाइफ एक्सपेक्टेंसी की या मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की, ये एवरेज वैल्यू के आगे पीछे भी बहुत डिस्पैरिटी है। तो जब हम विद इन ईच डायमेंशन जब हम डिस्पैरिटी को अकाउंट में लेते हैं तो फाइनली हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू 0.68 हो जाती है। और फिर अगर इस तरह से हम इंडिया के रैंक की बात करें तो रैंक क्या हो जाएगा, इंडिया की जो HDI रैंकिंग है, इंडिया की जो HDI रैंकिंग है माइनस IHDI रैंक, तो इंडिया की HDI रैंक कितना है, ठीक है, इंडिया की HDI रैंक कितनी है, इट इज़ 132, और IHDI रैंकिंग कितना है 133। ओके, तो फाइनली इंडिया की जो रैंक बन जाती है वो -1। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर जिसको कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, उसको हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा। ठीक है, ठीक है, तो हमने देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को UNDP ने बनाया था 1990 में और UNDP ने बनाया था इसे थ्रू अ टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट विच वाज लेड बाय प्रोफेसर महबूब उल हक। और यहाँ पर HDI में 3 डायमेंशन होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडिकेटर होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और GNI पर कैपिटा। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में भी हम देखते हैं कि जो लोग एडल्ट हैं यानी 25 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं उनकी ऑन एन एवरेज कितने साल स्कूल हुई है, और जो 25 साल से छोटे हैं उनकी कितनी एक्सपेक्टेड एवरेज स्कूलिंग, हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं एवरेज स्कूलिंग या एवरेज एजुकेशन, उस हिसाब से हम वैल्यूज़, तो मिनिमम वैल्यूज फॉर ईच इंडिकेटर इज रिफ्लेक्टेड लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन और GNI इनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यूज़ हम हर कंट्री का कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर इस फार्मूला को यूज करते हुए एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम, हम हर डायमेंशन की इंडेक्स वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए हर डायमेंशन की इंडेक्स वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स वैल्यू निकालनी है तो इंडिया की जो एक्चुअल वैल्यू है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वो 68.8 है, मिनिमम वैल्यू उस इंडिकेटर के लिए 20 है, तो 68.8 माइनस 20 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मैक्सिमम वैल्यू फॉर दैट इंडिकेटर इज 85 माइनस 20, तो इंडिया की जो LEI वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.75 है। मैंने आपको ये भी बताया कि हर डायमेंशन की जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू फॉर ईच इंडिकेटर विल बी लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू, जिसकी वजह से जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो 1 से कम होगी, इसीलिए हर इंडेक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। साथ ही साथ मैंने बताया कि जब हम पर कैपिटा इनकम के लिए इंडेक्स वैल्यू निकालेंगे तो हम सारे वैल्यूज़ को नेचुरल लॉग के साथ लेंगे ताकि वो वैल्यू छोटी हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो। साथ ही साथ
हमने बताया कि एक बार जब हमारे पास सारी इंडेक्स वैल्यूज़ निकल जाए तो हमें उनका ज्योमेट्रिक मीन ले लेना है। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं तो उनका क्यूब रूट बनेगा। अब हम ज्योमेट्रिक मीन ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो इंटरडाइमेंशनल इनइक्वालिटी के प्रति सेंसिटिव होता है। यानी कि जो भी डायमेंशंस हैं उनके बीच में जितना डिस्पैरिटी या डिफरेंस होगा, उनका ज्योमेट्रिक मीन, उनके इंडेक्स वैल्यू का जब हम ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो वो उतना छोटा हो जाएगा। उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया 2 कंट्री का, कंट्री ए बी, उन दोनों की हमने 2 डायमेंशन इंडेक्स की वैल्यूज़ लिया और हमने उन दोनों कंट्री की जब अर्थमेटिक मीन निकाली तो 0.5 आया। यानी अगर अर्थमेटिक मीन को अगर हम अर्थमेटिक मीन से अगर हम एच डी आई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कंट्री ए और बी दोनों की एच डी आई वैल्यू सेम आती, यानी कि इन दोनों कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेम होती। लेकिन जब हमने इन दोनों कंट्री का ज्योमेट्रिक मीन लिया तो कंट्री ए की जो ज्योमेट्रिक मीन आई वो 0.3 और बी की 0.5, यानी कि कंट्री बी का एच डी आई वैल्यू ज़्यादा है कंट्री ए से। यानी कंट्री बी में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ए से ज़्यादा है। तो सवाल है कि फिर ए की ज्योमेट्रिक मीन छोटी क्यों थी, क्योंकि इसके दोनों इंडेक्स वैल्यू में डिफरेंस या डिस्पैरिटी 0.8 या बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा डिस्पैरिटी होगा इंडेक्स वैल्यूज़ में उतनी छोटी हो जाएगी उसकी ज्योमेट्रिक मीन। यानी वहाँ पर इंटरडाइमेंशनल इनइक्वालिटी की वजह से चूँकि उसकी ज्योमेट्रिक मीन छोटी हो रही है, इससे ये पता चलता है कि वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुअर है। बिकॉज अगर कोई सेक्टर बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहा है, यानी कि हेल्थ या एजुकेशन में से कोई एक चीज़ है जो बहुत पुअर है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफकोर्स वहाँ पे लो होनी चाहिए, जो कि ज्योमेट्रिक मीन से रिफ्लेक्ट भी होता है। अब आते हैं आगे। अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया की जो एच डी आई वैल्यू है उन तीनों इंडेक्स वैल्यू के जब हम ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं तो 0.64 है। इस हिसाब से 2018-19 में इंडिया की रैंक थी 130 आउट ऑफ 189 कंट्री। अगर हम 21-22 की बात करें तो इंडिया की रैंक है 132 आउट ऑफ 191 कंट्री। अब सवाल ये आता है कि क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर करने का परफेक्ट इंडिकेटर है? तो आंसर है कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, उनमें से एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ, ये बस कुछ सेलेक्टेड डायमेंशंस हैं। तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ गुड मेजरमेंट, ओके, इट इज़ अ बेटर मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट इज़ अ गुड बट नॉट परफेक्ट, ओके। और अगर हम कोई ऐसा इंडिकेटर बनाते हैं जिसमें हम इन 3 डायमेंशन से ज़्यादा डायमेंशंस ऐड करते हैं, या इन डायमेंशन के अंदर ही हम ज़्यादा इंडिकेटर्स ऐड करते हैं और उसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी, ऑफ कोर्स दैट इंडिकेटर विल बी अ बेटर इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज कम्पेयर टू एच डी आई। यानी जितना ज़्यादा डायमेंशन बढ़ा देंगे और उन डायमेंशन के अंदर जितने इंडिकेटर्स बढ़ा देंगे वो उतना बढ़िया इंडिकेटर हो जाएगा। बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जितने ज़्यादा आप एस्पेक्ट, वेल बीइंग के आप जितने पैरामीटर्स या एस्पेक्ट को क्वांटिफाई करेंगे, इंडिकेटर उतना अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं यूएनडीपी एचडीआई को एचडीआर रिपोर्ट में पब्लिश करता है। अब हमने बोला था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसकी ज्योमेट्रिक मीन जब हम लेते हैं तो इंटर डायमेंशनल इनइक्वालिटी तो एडजस्ट हो जाती है, लेकिन जो विद इन द डायमेंशन इनइक्वालिटी है वो एडजस्ट नहीं होती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। तो मैंने उसके लिए एग्जांपल दिया, जैसे भारत की जो जीएनआई पर कैपिटा है वो अप्रॉक्सीमेटली $7,900 है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, पर ये भारत के हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम नहीं है। भारत में जो लोग अमीर हैं उनके पर कैपिटा इनकम इससे कहीं ज़्यादा है, गरीब की इससे कहीं कम है। इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है विद इन पर कैपिटा इनकम डायमेंशन। तो इस डायमेंशन के अंदर जो इनइक्वालिटी उसको एडजस्ट करके जो हम इंडिकेटर बनाते हैं उसको बोलते हैं IHDI इंडिकेटर। उसका पूरा नाम है इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और IHDI इंडिकेटर की जो वैल्यूज़ हैं वो HDI के ही वैल्यू से बनती हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो भी डायमेंशन इंडेक्स वैल्यूज़ हैं, जब हम उनको ज्योमेट्रिक मीन
डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सारी इनइक्वालिटी एडजस्टेड डायमेंशन इंडेक्स वैल्यू मिल जाती हैं, और फिर जब हम उनका ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं तो हमें IHDI वैल्यू मिलती है। चूँकि इंडिया की HDI वैल्यू 0.64 थी, और अगर हम विद इन द डायमेंशन भी इनइक्वालिटी को एडजस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, इसलिए IHDI वैल्यू इंडिया की 0.468 है। और रैंकिंग इंडिया की क्या है? रैंक इज -1 बिकॉज HDI रैंक ऑफ इंडिया इज 132, IHDI रैंक इज 133, सो फाइनली रैंक इज -1। तो अब यहाँ पे एक फाइनल बात आती है कि जब भी हम अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंटर डायमेंशनल सेंसिटिव होता है, करेक्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो इंटर डायमेंशनल सेंसिटिव होता है बिकॉज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बट इंट्रा डायमेंशनल सेंसिटिव नहीं होता है। इंट्रा डायमेंशनल सेंसिटिव का मतलब है कि इनइक्वालिटी विद इन द डायमेंशन, लेकिन जो IHDI है इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इंटर डायमेंशनल इनइक्वालिटी एडजस्टेड भी है और इंट्रा डायमेंशनल इनइक्वालिटी एडजस्टेड भी है। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर देखे, HDI और IHDI। हमने इनके सारी कैलकुलेशन देखी A to Z, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे जेंडर रिलेटेड जो भी इंडिसेस हैं। तो हम दो इंडेक्स देखने वाले अगले लेक्चर में, एक तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और दूसरा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। सो फॉर दिस लेक्चर लेट्स एंड इट हियर। मुझे लगता है कि लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, सो थैंक यू सो मच।